हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है कनाडा की। तो कनाडा ने भी रिटेलिएट किया है, यूएसए के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अभी रिसेंटली हमने बात करी थी, यूरोपियन यूनियन भी बात कर रहा है रिटेलिएट करने का। चाइना ने रिटेलिएट कर ही दिया है। देखते हैं क्या होता है भाई यूएस का हाल, क्योंकि बहुत खतरनाक सीन होने वाला है यूएस के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी कहना है कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा और इसके अंदर इंडिया, चाइना, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन सब फंस सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिया इस टाइम पे 100% टैक्स लगाती है गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर। तो अब अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करेगी यूएस के अंदर गाड़ियों के अंदर, तो वहां पर भी 100% टैक्स लगेगा। मूडी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस पूरे पूरे रेसिप्रोकल टैरिफ का। बाकी सुनने में खबर यही है, आप बताना अगर आप में से कोई कनाडा से है तो। वहां पर भाई सीन चल रहा है कि यूएस के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, यूएस को सपोर्ट नहीं करना है, मेड इन कनाडा लेना है। मेड इन इंडिया ले लो, चाइना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेड इन यूएस नहीं लेना है। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने 1-2 जगह से सुना है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने $52.7 बिलियन की सेमीकंडक्टर सब्सिडी को भी किल करने की बात करी है। ये बड़ी बात है और ये गलत चीज है। 2022 के अंदर चिप्स एंड साइंस लॉ आया था, जिसके हिसाब से $52.7 बिलियन की सब्सिडी मिलेगी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भाई ये पैसा उनको क्यों देना है, इससे बढ़िया अपना नेशनल डेट कम करो, ये पैसा वहां पे लगाओ। डोनाल्ड ट्रंप के आने के 1 हफ्ते पहले ही बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने $33 बिलियन अवार्ड करे थे सैमसंग को, इंटेल को, टीएसएमसी को और माइक्रोन को। तो वो भी शायद फंसते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। जो पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट था, जो कि $39 बिलियन की जो चिप सब्सिडी थी उसको देख रहा था, उसमें से 1/3 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तो भाई मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी चल रही है। मुझे तो भाई बेसिक बिजनेस समझ में आता है। ये पूरा पूरा सीन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस को ही नुकसान देगा। बाकी पता नहीं भाई, इनको शायद ज्यादा नॉलेज होगी। आपका क्या ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि यूएसए अब अपनी खुद की चिप्स बनाने की भी तैयारी करेगा। वहां पर बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे, टैक्स इंसेंटिव हो गए, एज इन कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है कि मतलब आप कमाओगे उसके ऊपर टैक्सेस कम लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि चाइना शिप की इंडस्ट्री के अंदर राज कर रहा है। यूएस वालों ने भी रिसेंटली ही चाइनीज बिल्ड जो शिप होती है, ट्रेन्स होती है, उनको यूएस में आने के लिए रोकने की कोशिश करी। यहाँ पर लॉज बनाने की बात करी जा रही है जिसमें ज्यादा फीस लगाई जाएगी इनके ऊपर। तो मैं तो अगेन वही कह रहा हूँ यार, टैरिफ लगाओ, सब कुछ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सारी चीजें जितना भी कुछ लगाओगे घूम फिर के यूएस सिटीजन के ऊपर ही तो आना है। अगर यूएस को किसी चीज को इंपोर्ट करना है, यूएस के पास में उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो करेंटली इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अब इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगेगा, तो टैरिफ गवर्नमेंट के पास आएगा और वो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा वो कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर होगा। अब जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और महंगाई की वजह से इकोनॉमी खराब होगी। एक जगह पे पहले यूएस की इकोनॉमी के अंदर डेट बहुत ज्यादा चल रहा है, उधार बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो भाई फिर हाल बुरी हो जाएगी, फिर पता नहीं इकोनॉमी कैसे बचाएगी। और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमको पूरी ग्लोबल मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। इस चक्कर में थोड़े पिछले कुछ टाइम से मार्केट थोड़ी सी कॉशियस चल रही है। ये ना हो जाए यूएस को पूरा ही एलिमिनेट करने का सबके सब प्लान बना ले कि ठीक है यूएस वाले तुमको टैरिफ वैरिफ लगाना है, तुम लगाओ, हम तुमसे काम ही नहीं करेंगे, हम अपना ही काम करेंगे, बाकी कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करेंगे और डॉलर को एज अ जो प्रायोरिटी वाली करेंसी है उसको खत्म कर देंगे। इतना आसान नहीं है, सुनने में अच्छा लग रहा है बट शायद हो जाए। मतलब मुझे लग रहा है, पता नहीं, लंका दहन वाली फील आ रही है मुझे यहाँ पे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम ब्लैक रॉक की बात करके चले तो 2 पोर्ट्स को खरीद रहे हैं पनामा कैनल के अंदर $22.8 बिलियन के अंदर। जो पनामा कैनल है ना, उस पर बहुत बड़ा कलेश चल रहा था, क्योंकि वहां पे ना चाइना ने कहीं ना कहीं कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिस चक्कर में यूएस वालों को लग रहा था कि भाई ये तो गलत चीज है, कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो उन्होंने ब्लैक रॉक वालों को भेजा कि भाई आप भी यहाँ पे कुछ बनाओ। कहा जा रहा है 43 एडिशनल पोर्ट्स भी खरीदे जाएंगे ब्लैक रॉक के थ्रू 23 कंट्रीज के अंदर। तो यूएस यहाँ पर कुछ करता हुआ दिखाई देगा, पोर्ट्स ले लेगा, शिप्स भी अपनी बनाएगा और कोशिश ये कर रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर लगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो कम हो जाए, जिसकी वजह से यूएस के अंदर मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में बेचा जा सके। सुनने में अच्छा लग रहा है पर पता नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लग रही है चीज।
बाकी चाइना की बात करके चले तो उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, $249 बिलियन के ऊपर वो ले गए हैं। 7.2% का इंक्रीज दिखाई दिया है, मतलब उनकी ग्रोथ रेट को मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड लार्जेस्ट बजट है अगर हम बात करके चले, यूएस के बाद में आते हैं। बट मुझे लगता है बजट तो आप बढ़ाओ, ये दुनिया को दिखाने के लिए अच्छी चीज है कि देखो हमारे पास ये है, ये बड़े युद्ध नहीं हो सकते, और अगर बड़े युद्ध हो गए ना तो फिर आपको इतने बजट की जरूरत नहीं होगी चीजें खत्म करने के लिए। चीजें बहुत ज्यादा बहुत तेजी से खराब होगी। अगर आज यूएस चाइना दोनों के दोनों साथ में मिल जाते हैं ना, और बांग्लादेश या पाकिस्तान से भी पंगा ले लेते हैं, तो वो लोग भी अच्छा खासा हार्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो जीत जाएंगे, पर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो नुकसान तो कर ही देंगे कुछ ना कुछ, और उस नुकसान की वजह से इकोनॉमी पीछे चली जाएगी उस देश की। इसलिए वॉर होनी मुश्किल लगती है, क्योंकि इकोनॉमी खराब होगी। अगर हम टिकटॉक की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन 11% बढ़ती हुई दिखाई दी है, तकरीबन एक साल के अंदर $315 बिलियन के अंदर पहुंच गई है। यूएस की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने नया शेयर रीपर्चेज प्रोग्राम निकाला है यूएस एम्प्लॉयज के लिए, जहां पर जितने भी ईसॉप वगैरह दे रखे होंगे, जो भी एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रखे होंगे, उनसे खरीदे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है भाई। जो यूएस के अंदर एम्प्लॉयज है ना टिकटॉक के, वो बहुत टाइम से परेशान हो गए मेरे हिसाब से कि भाई हमारी ऐप चलेगी या फिर नहीं चलेगी, हमारी नौकरी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। इसके बीच में टिकटॉक वाला उनको होप दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अपने शेयर मुझे दो, आप तो पैसा बनाओ, बाकी बाद में देखेगी। यूएस वाले चाहते हैं कि इसको बेच दिया जाए टिकटॉक को किसी यूएस कंपनी को। खबरें निकल के आ रही थी यूएस गवर्नमेंट भी ले सकती है, फिर खबरें निकल के आई कि नहीं कोई बड़ा प्लेयर लेगा। बड़े बड़े बिलियनर्स ने भी ऑफर दिया टिकटॉक को खरीदने का, बट अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इंडिया की बात करके चले तो अडानी विल्मार टॉप्स को खरीद सकती है। एफएमसीजी जो ब्रांड है भाई, टॉप्स हमारे बचपन का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था। हमारे घर में टॉप्स की जैम आती थी, टॉप्स की सॉस आती थी। अब तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, पर उस जमाने में टॉप्स एक्चुअली एक लीडर हुआ करता था। टॉप्स के अचार भी आया करते थे, मुझे याद है। पिछले 3 साल के अंदर 15% CAGR से ग्रो करते हुए दिखाई दिए है। इनका रेवेन्यू 386 करोड़ के ऊपर पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। एबिटा 32 करोड़ के ऊपर है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो टॉप्स ब्रांड था उस जमाने में, आज वो नहीं रह गया है। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, आज मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। आज इतना सारा कंपटीशन आ गया है। केचप्स के अंदर ही अगर आप देख लो, केचप्स के अंदर इतनी सारे ब्रांड्स आ गए। केचप के अचार तो मुझे पहले भी टॉप्स के पसंद नहीं थे, मैं थोड़ा लोकल या घर के अचार ज्यादा प्रेफर करता था। जैम्स के अंदर आप देख लो कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। एक्चुअल फूड पल्प वाली जैम्स आने लग गई है। तो देखो अडानी विल्मार्स को खरीद के किस तरीके से घुमाते हैं पूरा पूरा। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो उनको 24,500 करोड़ का टैक्स नोटिस आया है। कहा जा रहा है $2.81 बिलियन का जो नोटिस है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके पार्टनर जो है बीपी एक्सप्लोरेशन और नीको को दिया गया है, कि उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है नेचुरल गैस को बेच के, जो कि उनको ओएनजीसी वाले ब्लॉक से मिली थी, उसके रिगार्डिंग ये सारी की सारी डिस्कशन चल रही है। रिलायंस वालों ने तो कहा भाई हम तो मानते नहीं इस बात को, ये अनसस्टेनेबल है, ये चीज सही नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, आगे देखेंगे फिर क्या होता है। बाकी सेबी की बात करके चले तो इनकी इनकम 48% बढ़ती हुई दिखाई दी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। 2075 करोड़ के ऊपर पहुंच गए भाई। अब सेबी की इनकम हो कहां से रही है, सवाल तो ये निकल के आ रहा है ना। सबसे पहले एनुअल फीस सेबी हमसे चार्ज नहीं कर रहा है, एक तरह से मान के चलो। सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो रजिस्ट्रेशन होती है, रेन्यूअल्स होती है, एप्लीकेशन होती है, वहां से पैसा कमा रहा है। इनका जो एक्सपेंस है ना, वो 1006 करोड़ के आसपास का रहा फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। बाकी ठीक है भाई, सेबी बढ़िया बिजनेस मॉडल बना रहा है, प्रॉफिटेबल रह रहा है। जहां पर जो ज्यादातर ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं, वहां पर सेबी जो इनका रेगुलेटर है वो पैसे कमा रहा है। बाकी सेबी जल्दी ही शॉर्ट सेलिंग को आसान करने का प्लान कर रहा है। इन्होंने जनवरी 2024 के अंदर एक डायरेक्टिव निकाला था, जिसके हिसाब से जो भी नॉन फ्यूचर और ऑप्शन स्टॉक्स होते हैं उसको शॉर्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो इंडस्ट्री है उनकी वजह से बहुत प्रेशर आ रहा था। अब ये शायद उसको फिर से रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं। सारी तरीके की शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाएगी, बस ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है, पहले आपने एक शेयर को बेच दिया, जब उसका प्राइस नीचे चला गया आपने उसको खरीद लिया। बेसिकली होता क्या है, आप एक्सचेंज से एक तरह से स्टॉक को बोरो कर लेते हो और आप उसको बेच देते हो। अब मान के चलो इस टाइम पे शेयर का प्राइस 100 रुपए है और आपने उसको बेच दिया। अब शेयर का प्राइस घट के मान लो 60 रुपए आ गया। अब आपने उसको खरीद लिया, आपने जो बोरो किया था उसको लौटा दिया। इसका मतलब 60 रुपए में आपने बेचा था, 100 रुपए में बोरो किया,
₹40 का सूखा सूखा प्रॉफिट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। बाकी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट्स की मान के चले $1 बिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्स की फॉर्म में कमाएगी। बढ़िया चीज है भाई ये, कसम से। मतलब दुनिया कमाए ना कमाए, हमारी मार्केट नेगेटिव में जाए, सेबी कमाता रहेगा, गवर्नमेंट कमाती रहेगी, लोग चाहे लुटते रहे। बाकी आईपीएल की बात करके चले, 2025 के अंदर इनका रेवेन्यू 6000 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। जियो स्टार टारगेट कर रहा है 4500 करोड़ के एड रेवेन्यू का, पहले 4000 करोड़ का था। मतलब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं फायदा दिखाई दे रहा है जियो और स्टार के मर्जर को। कहा तो ये जा रहा है इस टाइम पे जो एड के प्राइसेस हो गए ना, वो ऑल टाइम हाई जाते हुए उनको दिखाई दे सकते हैं। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, जो कि बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं जीतने के, अगर जीतती है ना, तो भाई आईपीएल आप देखना किस लेवल पे क्रेज होगा आईपीएल का। अगर हम एमएस धोनी की बात करके चले, तो वो रियल एस्टेट स्टार्टअप सीला के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी उनका जो फैमिली ऑफिस है ना, वो इन्वेस्ट कर रहा है। अमाउंट कितना है अभी के टाइम पे अनडिस्क्लोज है। 2010 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी। अभी 200 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा रियल एस्टेट को मैनेज कर रही है। 125 से ज्यादा सिटीज के अंदर 40% CAGR से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है पिछले एक डेकेड से। प्लान इनका ये है आने वाले 3 साल के अंदर अपना आईपीओ भी निकालेंगे। ठीक है भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी प्रॉफिट कितना है ये नहीं पता है। अगर हम D2C स्टार्टअप नूक की बात करके चले, तो $5 मिलियन उन्होंने सीरीज ए राउंड के अंदर रेस करे हैं। यहाँ पर एंजल्स लीड कर रहे थे इस पूरे राउंड को। रोहित कपूर जो कि स्विगी के सीईओ है, विवेक गंभीर जो कि एक्सबोर्ड और गोदरेज कंज्यूमर के सीईओ है, KPMG के सीईओ हो गए, भारत पे के एक्स सीईओ हो गए, एक्स टिंडर इंडिया और साउथ एशिया के जीएम हो गए, सिरोना के फाउंडर हो गए, सबने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। अभी के टाइम पे 20% अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बना रहे हैं, 80% इंपोर्ट कर रहे हैं। भी प्लान इनका ये है फाइनेंशियल ईयर 26 तक आते आते, मतलब इसी या फाइनेंशियल ईयर की बात करके चलो, 50% जो प्रोडक्शन होगी वो इंडिया से होती हुई दिखाई देगी। ये लोग पंखे, वैक्यूम क्लीनर, गारमेंट केयर, जूसर, ब्लेंडर वगैरह बनाते हैं। बाकी मैंने इनका कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। इनका ऐसा कहना है 15,000 से ज्यादा प्रोडक्ट ये बेच चुके हैं। बाकी जोमेटो की बात करके चले, तो दीपेंद्र जी ने बताया जो 10 मिनट डिलीवरी है वो अब 8% वॉल्यूम का कंट्रीब्यूट करती है। ये बड़ी बात है भाई। जो इनका क्विक निकाला गया है वो पूरे रेवेन्यू को 8% पे पहुंच गया है। जो स्विगी का बोल्ट है वो अभी के टाइम पे 9% पे है, जो इनकी फूड डिलीवरी की वॉल्यूम है उसके। अब नंबर वाइज देखा जाए तो ज्यादा लग रहा है आपको स्विगी बोल्ट, बट भाई जोमेटो का रेवेन्यू ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल नंबर ज्यादा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, स्टार्टिंग करी गई थी 10 मिनट डिलीवरी की कुछ ऐसी आइटम्स है जो कि क्विक हो, जैसे कॉफी, सैंडविचेस, जो पहले से बनी हो। बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से अलग अलग यूज केसेस में निकल के आ रहे हैं। जैसे जोमेटो का एवरीडे है जो कि होम साइड मील देता है आपको, वो भी रेस्टोरेंट से 10 मिनट में स्केल कर पा रहा है ढंग से डिलीवरी करने के ऊपर। मतलब उनके पास में पहले से ही पड़ा है दाल राजमा वगैरह वगैरह, थाली बनाई, ड्राइवर आया लेके चला गया और आपके घर में पहुंच गया 10 मिनट के अंदर खाना। बाकी इस 10 मिनट वाली डिलीवरी वाले बिजनेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको जरूर देखना यार अगर आपको इस पूरी इंडस्ट्री को समझना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो टू अर्ली वीडियो है। बहुत जल्दी मैंने वीडियो बना दी है। इसके ऊपर दुनिया केस स्टडी बनाएगी आने वाले 3 से 4 महीने बाद, जब ये इंडस्ट्री फट चुकी होगी, मतलब बहुत बड़ी हो चुकी होगी। मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी है कि भाई इंडस्ट्री कहाँ जाती है मुझे दिखाई दे रही है। बाकी निफ्टी की बात करके चले तो 10 दिन का जो लूजिंग स्ट्रीक था वो टूटता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट अच्छी खासी हेल्दी दिखाई दी है। अडानी के तो भाई एकदम वारे वारे हो गए, सब कुछ बढ़िया होता हुआ दिखाई दिया है। करेंसी भी थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है हमारी। जितने भी सेक्टर्स की बात करके चले 13 के 13 सेक्टर्स ग्रीन में दिखाई दिए है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट नीचे चली गई थी, तो अब शायद टाइम आ गया था कि कुछ खरीद लिया जाए। इस चक्कर में मार्केट ऊपर जा रही है। एनालिस्ट का कहना है मार्केट आगे भी ऐसे रह सकती है, मुझे नहीं पता बाकी, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये वाला जो रिटेलिएशन वाला पंगा होगा कहीं ना कहीं ये मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट का हाल क्या रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में आज की बिजली न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसे लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।